अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। इन दिनों हम इस प्लेटफॉर्म से सादत हसन मंटो के अफसाने आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज जो अफसाना हम लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है बचनी। चलिए देखते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना बचनी। बंगलों की बातें हो रही थीं, ख़ास तौर पर उनकी जो बंटवारे से पहले अमृतसर में रहती थीं। मजीद का ये ईमान था कि अमृतसर की बंगलों जैसी करारी छोकरियां और कहीं नहीं पाई जाती। खुदा मालूम तकसीम के बाद वो कहाँ तितर बितर हो गई थी। रशीद उनके मुकाबले में गुजरियों की तारीफ करता था। उसने मजीद से कहा, तुम ठीक कहते हो कि अमृतसरी बंगलें अपनी जवानी के ज़माने में बड़ी पुरकशिश होती हैं, लेकिन उनकी ये जवानी खतरानियों की तरह ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। बस एकदम जवान होती हैं और देखते ही देखते उधेड़ हो जाती हैं। उनकी जवानी मालूम नहीं कौन सा चोर चुरा के ले जाता है। खुदा की कसम, हमारे यहाँ एक बंगन कोठा कमाने आती थी। इतनी कड़ियल जवान थी कि मैं अपनी कमज़ोर जवानी को महसूस करके उससे कभी बात ना कर सका। ईसाई मिशनरियों ने उसे अपने मज़हब में दाखिल कर लिया था। नाम उसका फातिमा था। पहले घर वाले उसे फातो कहते थे, मगर जब वो ईसाई हुई तो इसे मिस फातो के नाम से पुकारा जाने लगा। सुबह को वो ब्रेकफास्ट करती थी, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। लेकिन चंद महीनों के बाद मैंने उसे देखा कि उसकी सारी कड़ियल जवानी जैसे पिघल गई है। उसकी छातियाँ जो बड़ी तुंद खू थीं और इस तरह ऊपर उठी रहती थी जैसे अभी अपना सारा जोबन आप पर दाग देंगी, इस कदर नीचे ढलक गई थी कि उनका नामो निशान भी नहीं मिलता था। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे घर में वो गुजरी जो उपले लेकर आती थी, तीर की तरह सीधी थी। उसकी उम्र भी इतनी ही होगी जितनी उस बंगन की थी, मगर वो 3 बरस के बाद भी वैसी ही जवान थी। सरू कद, उपलों का टोकरा उसके सर पर होता था। एक पहाड़ सा बना हुआ, मगर मजाल है कि उसकी गर्दन में हल्की सी जुम्बश आ जाए या उसकी कमर में खफीफ सा खम आ जाए। 3 बरस वो हमारे यहाँ आती रही। उसके बाद उसकी शादी हो गई। इसके यके बाद तीगरे 3 लड़के पैदा हुए और मजीद मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि उसकी कमर वैसी की वैसी मजबूत थी। तुम मेरी मान लो कि बंगने गुजरियों का मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकती। मजीद तिलमिला रहा था। उसने पान की ग्लोरी पंदनिया से निकाल कर अपने कुल्ले में दबाई। छवि डबिया से माचिस की तीली की मदद से थोड़ा सा कमाम निकाला और मुंह में डालकर बड़े तहम्मुल से कहा, रशीद भाई, तुम ठीक कहते हो, लेकिन जिस बंगन का तस्वुर मेरे दिमाग में है और जिसकी दरअसल मैं बात करना चाहता था, उसकी गर्द को अमृतसर की कोई गुजरी नहीं पहुंच सकती। वो एक क़यामत थी, एक फितना थी। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सारी दास्तान सुन लो ताकि तुम्हें ये इस फितना और क़यामत के मुतल्लिक़ कुछ मालूम हो सके। जोबन डलने की तुम जो बात करते हो उसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। गुजरियों का कद लंबा होता है, कुदरती तौर पर इन्हें जल्दी डलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, इसलिए कि वो नंगे पांव रहती हैं और सर पर बकौल तुम्हारे पहाड़ सा उपलों का टोकरा उठाए उठाए फिरती हैं। लेकिन लानत भेजो फिलहाल गुजरियों पर, क्योंकि मुझे बचनी की बात करना है, जो हमारे मोहल्ले की बड़ी करारी बंगन थी। उसका कद तो अंगुश्ताना भर का था, मगर ज़बान सिकंदरी गज की थी। शादीशुदा थी, मगर खामा से हर रोज़ लड़ती झगड़ती रहती थी। हमारे कंपाउंड में ये दोनों मियाँ बीवी हर रोज़ सुबह सवेरे आते और एक बड़ के दरख्त के साथ झोला लटका देते। उसमें वो अपना लड़का डाल देते थे, मगर मुसीबत ये थी कि उसको झुलाने वाला और कोई नहीं था। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी झाड़ू छोड़कर उसे झूला झुलाते या गोद में उठाए फिरते थे। रशीद ने मजीद से कहा, ये झोले की बात कहाँ से आ गई? तुम तो एक करारी बंगल की बात कर रहे थे जो बकौल तुम्हारे बहुत खूबसूरत थी। मजीद ने फौरन कहा, यार तुम झोले के साथ क्यों अटक गए? मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। ये झोले की नहीं, बचनी की है। इस बचनी की जिसे मैं सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता। वो एक आफत थी। सुबह अपने खामद के साथ आती थी, हाथ में लंबी सी झाड़ू लिए, माथे पर सैकड़ों तेवरियां। ऐसा मालूम होता कि अभी झाड़ू आपके सर पर दे मारेगी, मगर ऐसा मौका कभी नहीं आया।
میں نے ہزاروں بار اس کو گھورا لیکن اس نے میرے سر پر جھاڑو نہیں ماری۔ اس کی تیوریاں اس کے ماتھے پر بدستور قائم رہیں اور وہ حسب سابق اپنا کام کرتی رہی۔ اس کا خاوند، جس کا نام معلوم نہیں کیا تھا، اول درجے کا زن مرید تھا۔ اس کا قد اپنی بیوی سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کو کام کے دوران میں ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھی۔ محلے کے سب لوگ سنتے تھے اور آپس میں چائے مگوئیاں کرتے تھے۔ رشید اتنی لمبی داستان سنا کر بنا گیا۔ تم اصل بات کی طرف آؤ، ٹائم میں گوئیاں بک رہے ہو۔ بچنی نام بڑا اچھا ہے، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری یہ خرافات کبھی نہ سنتا۔ معلوم نہیں، یہ تمہاری جوڑی ہوئی کہانی ہے۔ بہرحال تمہیں چند منٹ دیتا ہوں، سنا لو۔ مجید تاؤ میں آ گیا۔ الو کے پٹھے، تم نے صرف بچنی کا نام سنا ہے، کبھی تم نے اسے دیکھا ہوتا تو دل نکال کر اس کے ٹوکرے میں ڈال دیا ہوتا۔ میں تم سے اگر ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں تو اس میں نمک مرچ لگانے کی مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تم اگر اکتا گئے ہو تو جہنم میں جاؤ۔ رشید کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ کسی سینما میں چلا جاتا، اس لیے مناسب سمجھا کہ مجید کی داستان سن لے۔ جہنم میں جانے کا سوال نہیں، تم ذرا اختصار سے کام لو۔ اصل میں مجھے بچنی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ مجید غصے میں آ گیا۔ تمہاری دلچسپی کی ایسی کی تیسی؟ سارے تم کون ہوتے ہو اس میں دلچسپی لینے والے؟ اس میں دلچسپی لینے والے تم ایسے ہزاروں تھے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میں تم سے کروڑ مرتبہ زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن میں اس کی نگہ التفات کا ہر وقت منتظر رہتا تھا۔ وہ بڑی ہٹیلی تھی۔ میرے دوست رشید، خدا کی قسم اس جیسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ نام اس کا بچنی تھا، یعنی بچن سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ تو پھاپھا کٹنی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اپنے قبضے میں لے آؤں، پر ناکام رہا۔ وہ پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہ سن کر رشید بولا، تم یار ہمیشہ ایسے معاملوں میں کورے رہے ہو۔ مجید کو گہری چوٹ لگی۔ بکواس کرتے ہو۔ میں نے ایک روز اسے پکڑ لیا۔ میرے گھر کے باہر وہ جھاڑو دے رہی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ رشید نے عذرائے مزاج سگریٹ سلگایا اور ماچس کی تیلی بجھا کر اس کے کئی ٹکڑے کر کے ایش ٹرے میں ڈال دیے۔ مجید کو ایسا معلوم ہوا کہ رشید نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بہت جزبز ہوا، لیکن آدمی سچا تھا، اس لیے جھوٹ نہ بول سکا۔ یار رشید، تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ اس روز ہوا اس کا مذاق اڑانا ہی چاہیے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بیچ لیا، لیکن اس حرام زادی نے کھینچ کے اپنی جھاڑو میرے منہ پر دے ماری۔ میں شرم کے مارے اندر بھاگ گیا، لیکن فوراً باہر نکلا، دیکھا کہ وہ میرے مکان کے باہر جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے اسے پھر پکڑا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میں نے سوچا رشید نے مجید کا فکرہ مکمل کر دیا کہ معاملہ درست ہو گیا ہے۔ مجید بوکھلا گیا۔ خاک درست ہوا؟ وہ میری گرفت سے نکل کر سیدھی میری بیوی کے پاس چلی گئی، لیکن اس سے کوئی شکایت نہ کی۔ میں ڈر کے مارے دبکا ہوا تھا۔ میں نے صرف یہ سنا اور میری جان کا بوجھ ہلکا ہوا، بی بی جی، آج بھی پانی نہیں آیا۔ یہ ان لوگوں کو جو آپ سے ہر مہینے 10 روپے وصول کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں وہ اتنا خیال نہیں کرتے کہ آپ کو ہر روز ماشکی کو 10 مشقوں کے 4 آنے فی مشق کے حساب سے 2 روپے 8 آنے دینا پڑے؟ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت و آبرو رکھ لی، لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ میری عزت آبرو رکھنے والی اصل میں بچنی ہے۔ لیکن جب زیادہ سوچا تو احساس ہوا کہ ایسا سوچنا کفر ہے۔ رشید قریب قریب تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی خاطر آواز دبا کر کہا، کافر کے بچے، بات تو کر، یہ کہ تیرا اس بچنی کی بچی سے کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے پٹا لیا؟ مجید نے رشید کی پندنیاں سے ایک گلوری لی اور کہا، دیکھو رشید، تم بچنی کو جانتے نہیں۔ افسوس ہے کہ میں افسانہ نگار نہیں، ورنہ میں اس کا کردار بہت اچھی طرح جیتا جاگتا پیش کر سکتا۔ وہ معلوم نہیں ہے کیا تھی، عمر اس کی زیادہ سے زیادہ یہ سمجھو کہ 17-18 برس کے قریب ہوگی۔ قد اس کا 4.5 فٹ ہوگا۔ چھاتی ایسی تھی جیسے لوہے کی بنی ہے، حالانکہ ایک بچے کی ماں تھی۔ رشید بہت تنگ آ گیا۔ ایک بچے کی ماں کے بچے؟ تو اپنی داستان کے انجام کو پہنچ، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ 7:30 بج چکے ہیں، لیکن تمہاری داستان ہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ مجید سنجیدہ رہا۔ رشید للے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ کس کا؟ تمہارا یا میرا؟
मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मामला मेरा तो बहुत नाजुक था। समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या ना करूँ। अब तुम ये ख्याल करो कि मैं हज़ारों का मालिक था। तुम जानते ही हो कि माँ बाप मर कब चुके थे। सारी जायदाद का मैं वारिस था, जहाँ चाहता लुटा देता। उस रोज़ जब मैंने बचनी को अपने सीने के साथ बेचा और वो मेरी गिरफ्त से यूं अलग हटी जैसे मेरा काम तमाम कर देगी, लेकिन मेरी बीवी से उसने इस सिलसिले का जिक्र तक न किया, तो मुझे उम्मीद हो गई कि चंद ऐसे मामलों के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा। रशीद ने उससे पूछा, तुझे कामयाबी हुई? खाक, तुम उसे जानते ही नहीं हो। बड़ी तेज खून लड़की है, अपने खामद को कुछ नहीं समझती। लेकिन एक अजीब बात है कि मैंने उससे इतनी छेड़छाड़ की, लेकिन उसने किसी से बात तक न की, वरना अगर वो चाहती तो मेरा घर निकाला कर सकती थी। रशीद मुस्कुराया। मैं तुम्हारी बचनी को जानता हूँ। मजीद ने बड़ी हैरत से पूछा, तुम कैसे जानते हो उसको? जिस तरह तुम जानते हो। क्या तुमने ठेका ले रखा है कि वो तुम्हारे ही मोहल्ले में काम किया करे? मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मजीद को यकीन ना आया। बकवास करते हो। उसकी उम्र ही कितनी है कि तुम उसे जानो? 2 बरस से कुछ महीने ऊपर हो गए हैं कि वो हमारे मोहल्ले में रोज़ाना आती है। उसके लड़के की उम्र भी 2 साल के करीब होगी। यानी जब वो हमारे यहाँ मुलाजिम हुई तो उसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन 2-3 महीने के बाद इसकी गोद में एक लड़का था। रशीद फिर मुस्कुराया। तुम्हारा? मेरा? मजीद घबरा गया, लेकिन फौरन संभल कर उसने मजाक का जवाब मजाक में दिया। मेरा होता तो क्या कहने थे? कम अज़ कम मैं ये तो कहने के काबिल हो जाता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। रशीद की मुस्कुराहट उसके होंठों पर एक अजीब रंग इख्तियार कर गई। तुम्हें अपनी बचनी के शौहर का नाम मालूम नहीं? नहीं। मैं बताता हूँ तुम्हें। उसके शौहर का नाम रशीद है। मजीद बुखला गया। रशीद? क्या उसका नाम रशीद है? रशीद ने बड़े वसूख और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, उसका नाम रशीद है। असल में वही उसका शौहर है। वो जो उसके साथ हमारे मोहल्ले में झाड़ू देता है और अपने बच्चे को झूला झुलाता है। मजीद की बौखलाहट उसी तरह कायम थी। रशीद की संजीदगी में कुछ इजाफा हो गया। वो उल्लू का पट्ठा अपने बच्चे को झूला नहीं झुलाता तो किसे झुलाता है? क्या वो इस रशीद का बच्चा नहीं? नहीं। तो किसका बच्चा है? एक बहुत गरीब और नादार आदमी का, जो खूबसूरत भी नहीं, तुमसे हजारों दर्जे नीचे है। कौन है वो? पूछ के क्या करोगे? करूँगा क्या, बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। रशीद ने एक सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान से कहा, जानना चाहते हो तो जान लो। वो रशीद मैं हूँ। तुम्हारी बचनी से मेरी आशनाई बचपन की है। वो 11 बरस की थी, मैं 13 बरस का, जब से मेरा उसका मामला चला आ रहा है। वो लड़का जो तुम उसकी गोद में देखते हो और जिसे इसका उल्लू का पट्टा शौहर हर रोज़ झूला झुलाता है, इस खाकसार की औलाद है। शुक्र है खुदावंद करीम का कि लड़की ना हुई, वरना मैं तो उसे दूसरे ही रोज़ मार डालता। ये कहकर रशीद फौरन उठा और चला गया। मजीद सोचता रह गया कि खुदावंद करीम ने उस पर कौन सा कर्म किया था जो वो उसका शुक्रगुजार था। नाजरीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना बचनी। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।